भारत की इनकम की कहानी, ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना। एक तरफ हम सुनते हैं कि इकोनॉमी रॉकेट की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ परिवारों की आर्थिक तंगी की खबरें आती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और आंकड़ों की गहराई में उतरकर देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इस विकास का फायदा, ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढेंगे और यकीन मानिए, जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 26.8%। ये उन परिवारों का प्रतिशत है जिनकी आर्थिक हालत पता है, एक दशक पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। जी हां, आपने सही सुना। 2025 तक हर 4 में से एक से ज्यादा परिवार आर्थिक रूप से पीछे जा चुका होगा। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले सबूतों की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो भारत की इनकम के उतार चढ़ाव की कहानी है, उसके पीछे के फैक्ट्स क्या कहते हैं। और इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, आय गतिशीलता, या जिसे हम इनकम मोबिलिटी कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस ये है कि समय के साथ परिवार अलग अलग इनकम ग्रुप्स में कैसे ऊपर नीचे जाते हैं। कुछ लोग अमीर बनते हैं, यानी अपवर्ड मोबिलिटी। कुछ की हालत खराब होती है, यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी। और कुछ वहीं के वहीं रहते हैं। और यहीं पर आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी दिखाते हैं। 2014 से 2025 के बीच नीचे की तरफ जाने की जो रफ्तार है, यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी, वो 26.8% तक पहुंच गई है। और ऊपर जाने वालों की रफ्तार, वो है सिर्फ 23.5%। मतलब साफ है, आर्थिक सीढ़ी पर नीचे फिसलने वालों की संख्या ऊपर चढ़ने वालों से ज्यादा हो गई है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और हाँ, ये जो मुश्किल है, ये हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर हम ग्रामीण भारत को देखें तो वहां करीब 29% परिवारों की इनकम में गिरावट आई। वहां तो नीचे जाने की रफ्तार लगातार ऊपर जाने वालों से ज्यादा रही है। अब आते हैं शहरी भारत पर। हाँ, वहां हालत थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वहां भी डाउनवर्ड मोबिलिटी बड़ी है। ये दिखाता है कि आर्थिक असुरक्षा का ये जो एहसास है, वो सिर्फ गांव तक ही नहीं है, शहरों में भी फैल रहा है। और जब हम इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं, तो पता चलता है कि कुछ खास समुदायों के लिए ये आर्थिक गिरावट ज्यादा तेज रही है। आंकड़े ये दिखाते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी एससी परिवारों में डाउनवर्ड मोबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी तरह अगर हम धार्मिक समूहों को देखें तो हिंदू और मुस्लिम परिवारों में भी ये गिरावट ज्यादा साफ नजर आती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या हो रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये तरक्की की सीढ़ी टूट क्यों रही है? चलिए अब इसके पीछे के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में संपत्ति और आय की जबरदस्त असमानता। जरा सोचिए, देश की कुल दौलत का 65% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है, और बाकी बची 90% आबादी के पास, उनके हिस्से में आती है सिर्फ 35% दौलत। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इस बात पर और मोहर लगाती है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल दौलत का करीब 40% हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% आबादी को नेशनल इनकम का सिर्फ 15% मिलता है। जब असमानता इतनी ज्यादा हो तो सबके लिए मौके मिलना मुश्किल हो जाता है। इस गिरावट के पीछे ना कुछ और बड़े सिस्टमिक कारण भी हैं। पहला, कोविड के बाद जो रिकवरी हुई वो के शेप्ड थी। मतलब ये कि टेक और फाइनेंस जैसे सेक्टर तो ऊपर चले गए, लेकिन रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं, वो नीचे चले गए। दूसरा बड़ा कारण है हमारे देश का विशाल असंगठित क्षेत्र, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देश के 80 से 85% लोग यहीं काम करते हैं, बहुत कम सपोर्ट के साथ। तीसरा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा तक सबकी पहुंच ना होना। और चौथा, हमारा विकास जो ज्यादातर बड़े शहरों तक ही सिमट कर रह गया है, जिससे गांवों की आमदनी ठहरी हुई है। ये टेबल देखिए, ये असंगठित क्षेत्र के संघर्ष को और भी साफ कर देती है। सोचिए, देश के 80 से 85% काम करने वाले लोग इस सेक्टर में हैं, लेकिन देश की जीडीपी में इनका हिस्सा सिर्फ 30% है। इन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता, पेमेंट में देरी होती है, बाजार में डिमांड कम रहती है, और इन सब चुनौतियों का सीधा असर करोड़ों लोगों की जेब पे पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या इस टूटी हुई सीढ़ी को फिर से जोड़ा जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल।
अब हम प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस डाउनवर्ड ट्रेंड को रोकने और अपवर्ड मोबिलिटी को फिर से शुरू करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। एक तरफ हमें ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना होगा ताकि लोग सिर्फ शहरों पर निर्भर ना रहें। दूसरी तरफ हमारे छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs को सपोर्ट करना होगा। उन्हें मुद्रा योजना जैसी स्कीमों से आसानी से पैसा मिले। तीसरा, स्किल इंडिया मिशन को और बड़ा बनाना होगा ताकि हमारे युवा आज की जॉब्स के लिए रेडी हों। और आखिर में स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ये पक्का करना होगा कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। ये सारे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और इन सभी बड़े बड़े समाधानों के बीच एक ऐसी चीज है जिसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी तस्वीर बदल सकती है, पर उसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। और वो है महिलाओं की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कहना है कि अगर भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए तो हमारी GDP में पता है कितना 27% का उछाल आ सकता है, +27%। ये सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ये पूरी कहानी हमें आखिर में कहाँ लाकर खड़ा करती है? चलिए अब इसका निचोड़ समझते हैं और देखते हैं कि भारत आज किस आर्थिक मोड़ पे खड़ा है। आज भारत एक दौराहे पर खड़ा है, एक ऐसा चौराहा जहां से दो बिल्कुल अलग आर्थिक भविष्य की तरफ रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है समावेशी विकास की ओर और दूसरा बढ़ती हुई असमानता की ओर। चार्ल्स डिकिंस की एक बहुत मशहूर लाइन है जो आज भारत की कहानी पर एकदम फिट बैठती है। ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। एक तरफ हमारे पास शानदार ग्रोथ है और दूसरी तरफ एक गहरी खाई, एक गहरी असमानता। और यही विरोधाभास आज की सबसे बड़ी हकीकत है। और आखिर में ये सब कुछ एक ही सवाल पर आके टिक जाता है, क्या आने वाले समय में मौके असुरक्षा से ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे? इसी एक सवाल के जवाब में भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य छिपा है।